हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। तो ई इनवॉइस क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होता है जिसमें आपको इनवॉइस की सारी डिटेल्स जो होती हैं एक कॉमन पोर्टल पे सेव करनी होती हैं। आपकी जितनी भी B2B ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे कोई भी डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करने होते हैं एक साइट पे। ई इनवॉइसिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको कहीं दोबारा अलग से जाके एक नया बिल जनरेट करना है। आप पहले ही अपना जो इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं, जो बिल जनरेट कर चुके हैं अपने बिलिंग सिस्टम के थ्रू, आपको उसी की रिपोर्टिंग करनी होती है एक कॉमन पोर्टल पे, और वो पोर्टल है आपका IRP, मींस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ओके, जैसे ही आप IRP इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपनी सारे इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड कर देंगे, आपको सिर्फ इनवॉइस जनरेट करने के बाद उस सॉफ्टवेयर उस साइट पे जाना है, इनवॉइसिंग के साइट पे जाना है और एक क्लिक करना है, जिससे आपकी सारी डिटेल्स जो है उसमें ऑटो फिल हो जाएंगी। ओके, आप तो जब आप इसमें सारी डिटेल्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपके पास एक यूनिक IRN नंबर आएगा और QR कोड आएगा उस इनवॉइस का, जो कि आपके उस इनवॉइस पे प्रिंट होना चाहिए। तभी वो इनवॉइस आपका वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। अगर आपके बिजनेस या फिर आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है, अगर वो ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल है, तो उस इनवॉइस पे या उस डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे जो है वो IRN नंबर और QR कोड होना मैंडेटरी है। ओके, ई इनवॉइसिंग से पहले क्या सिस्टम था? इनवॉइसिंग से पहले आपने जितने भी अपने बिल्स जनरेट करे हैं, मीन्स आपने जितनी भी सेल्स करी है, आपको उन सभी की डिटेल्स जो है मैनुअली फिल करनी होती थी GSTR 1 में। बट ई इनवॉइसिंग के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं ई इनवॉइसिंग आने के बाद। तो अब हम बात करते हैं उन कुछ बेनिफिट्स के बारे में। ओके, पहला बेनिफिट तो ये है कि जैसे हमने अपने ऊपर डिस्कस किया था कि पहले आपको GSTR 1 में डिटेल्स जो है मैनुअली फिल करनी होती थी, बट ई इनवॉइस की हेल्प से अब आपको ये डिटेल्स मैनुअली नहीं फिल करनी होती। जैसे ही आपने ई इनवॉइसिंग कर दी, वैसे ही वो सारी डिटेल्स जो है ऑटो फिल हो जाएंगी आपकी GSTR 1 में। तो आपको कहीं पे भी मैनुअल डेटा एंट्री नहीं करनी। और इसके साथ साथ जो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है, उसमें जो पार्ट ए की डिटेल्स होती हैं वो भी सारी ऑटो फिल हो जाएंगी, जैसे ही आपने वहाँ पे IRP पे अपना जो है इनवॉइस रजिस्टर कर दिया है, अपलोड कर दिया है वैसे ही। ओके, तो कहीं पे भी आपको ये डिटेल्स जो है दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या है इसका? अब आपका डेटा एंट्री का वर्क कम हुआ, मैनुअल डेटा एंट्री नहीं करनी, तो इससे एरर्स भी कम होंगे, रिकंसिलेशन में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, जो एक्चुअल इनवॉइस आपका कटा है, आपकी प्रॉपर वही वैल्यू जो है उसमें अपलोड होगी। उसके बाद फास्टर अवेलेबिलिटी और जेन्युइन इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सेलर ने जिस दिन इनवॉइस जनरेट कर दिया, उसको फिक्स टाइम के अंदर ही उसकी इनवॉइसिंग कर देनी होती है। तो बायर को वेट नहीं करना पड़ता कि कब वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, तो तब जाके वो ITC क्लेम करे। तो जल्दी ITC मिल जाएगा उसको और जेन्युइन ITC मिलेगा। रिड्यूस चांसेस फॉर फेक GST इनवॉइसेस। फेक GST इनवॉइसेस के चांसेस भी काफी कम हुए हैं इससे। और जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, उन सभी के लिए ई इनवॉइसिंग के लिए कॉमन फॉर्मेट बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी ट्रांजैक्टिंग पार्टीज हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस भी काफी कम हैं। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो करंट अपडेट्स के साथ बात करते हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या अपडेट आई है, 1/8/2023 से जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, अगर उनकी प्रीसीडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है, तो उनके लिए ई इनवॉइसिंग जो है एप्लीकेबल होगी। ओके, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपके एक पैन नंबर के अंडर जितने भी GSTIN हैं वो सारे इंक्लूड करने हैं ये एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर निकालने के लिए। ओके, इससे पहले क्या सिनेरियो था? इससे पहले 1/10/2022 में ये जो लिमिट थी 5 करोड़ की, ये थी 10 करोड़। और इससे भी पहले 1/4/2022 में ये थी 20 करोड़। उससे पहले 1/4/2021 में ये थी 50 करोड़। और उससे भी पहले 1 जनवरी 2021 में ये थी 100 करोड़। और उससे पहले 1/10/2020 में ये लिमिट थी 500 करोड़। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये लिमिट जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ऐसे भी चांसेस हैं कि इन फ्यूचर में ये जो 5 करोड़ की लिमिट अभी फिक्स करी गई है, ये भी कम हो जाए। ओके, जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस वगैरह हैं वो सारे भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इनवॉइसिंग के लिए। ओके,
उसके बाद देखते हैं आपको एग्रीगेट सप्लाई निकालने के लिए अपनी टैक्सेबल सप्लाईज तो लेनी ही लेनी है, जो भी हम अपनी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर निकालेंगे इसके लिए टैक्सेबल सप्लाईज तो लेंगे ही लेंगे। इसके साथ साथ एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर कोई है या कोई निल रेटेड सप्लाई है तो उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। अगर किसी भी बिजनेस की ये प्रिस्क्राइब्ड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लिमिट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है, अगर ये करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर रही है तो उस बिजनेस के लिए ई इनवॉइस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से एप्लीकेबल होगी। ओके, इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ए लिमिटेड है, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 2019-20 में और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में है 3 करोड़, 20-21 में है 6 करोड़, 21-22 में है 4 करोड़ और 22-23 में है 4 करोड़। ओके, अगर हम 1/8/2023 से पहले की सिनेरियो की बात करें तो जो हम लिमिट देखते थे इनवॉइसिंग के लिए वो 10 करोड़ देखते थे। तो इसमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से लिमिट एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन 1/8/2023 से ये लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। तो 2020-21 में ये लिमिट जो 5 करोड़ है ये एक्सीड हो चुकी है, क्योंकि इसमें इसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर था 6 करोड़। तो ए लिमिटेड के लिए यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी 1/8/2000, क्योंकि 2020-21 में ये लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता 2022-23 में ही और 22-23 में इसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर होती 10.5 करोड़। ओके, तो उस टाइम पे क्या लिमिट थी? 10 करोड़ लिमिट थी। तो ये लिमिट क्रॉस हुई है उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से, मींस 1 अप्रैल 2023 से इसके लिए जो है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। ओके, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ई इनवॉइसिंग के लिए देखे जाएंगे। तो आपके जितने भी सेल्स के टैक्स इनवॉइस हैं वो सारे ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। जितने भी आपने डेबिट नोट रेज करे हैं सेल से रिलेटेड, क्रेडिट नोट रेज किए हैं सेल से रिलेटेड, उन सभी में जो है ई इनवॉइसिंग होगी और उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपका IRN नंबर और QR कोड होगा। ओके, उसके बाद कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स कवर करी गई हैं ई इनवॉइसिंग के अंदर। आपकी जितनी भी B2B सप्लाईज हैं वो सारी इसमें आएंगी। अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कोई सप्लाई करी है तो वो भी आएगी। आपके जितने भी एक्सपोर्ट हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे कोई डीम्ड एक्सपोर्ट है वो भी एप्लीकेबल है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी? तो आपकी जितनी भी B2C सप्लाईज हैं वो नहीं आएंगी। अगर आपने कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करी है वो भी नहीं आएगी, कोई इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन है वो भी नहीं आएगी और निल रेटेड ट्रांजेक्शन भी नहीं आएगी। ओके, तो आज की इस वीडियो में तो हम इतने ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड अभी हमारे और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स पेंडिंग हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।